आप देख रहे हैं अंशु अजय मैथ एक्सप्रेस। इस चैनल में आपका स्वागत है। हाँ हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है आप सब लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग को मालूम है कि आप लोगों को कौन सा चैप्टर पढ़ना है। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3 और एक्सरसाइज 3 में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि दो चर वाले रेखीय समीकरणों के युग्मों का हल, अर्थात दो चर वाले रेखीय समीकरणों को हल करने के लिए हम लोग सीखने जा रहे हैं। तो रेखीय समीकरण क्या होता है, सबसे पहले इसको हम लोग बेस से जान लें कि रेखीय समीकरण के बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लें, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो रेखीय समीकरणों को हल करने के लिए आपको 2-3 पॉइंटों पर जो ध्यान देना है, उस ध्यान देने वाली बातें क्या है उसको हम लोग जान लें। सबसे पहले हम लोग का जो है वह चर संख्या है कि चर संख्या क्या है, अर्थात चर संख्या क्या होता है भाई, उसको चर संख्या। तो चर संख्या क्या है, इसको हम कहते हैं वेरिएबल नंबर, वेरिएबल नंबर। और इसके बाद में है दूसरा जो है वो है अचर संख्या, अचर संख्या, कांस्टेंट नंबर, कांस्टेंट नंबर। और तीसरा जो है वह इंपॉर्टेंट चीज है, वह है कोफिशिएंट, अर्थात गुणांक। क्या कहते हैं इसको, गुणांक, कोफिशिएंट, कोफिशिएंट। तो ये हमारे जो 3 मुख्य पॉइंट है, इसको हम लोग पहले समझ लें, तब हम लोग को रेखीय समीकरण के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। तो आइए सबसे पहले हमारा जो पॉइंट है वह चर संख्या। तो चर संख्या क्या है, वह संख्या जो अपना मान हमेशा बदलती रहती है। ऐसी कौन सी संख्या भाई, तो वह संख्या जो अपनी मान हमेशा बदलती रहती है उसको हम चर संख्या कहते हैं। जैसे उसको सूचित करने के लिए हम A से Z तक के अक्षर या X Y Z का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर जो वेरिएबल नंबर है, जो चर संख्या है, वह है X Y Z या ABCD से हम लोग सूचित करते हैं, क्योंकि वह मानक संख्या होती है। जो हम मान लेंगे वह संख्या वो बन जाती है, उसका मान बदल जाता है, बदलता रहता है, इसलिए हम उसको क्या कहेंगे, बिल्कुल, तो हम वेरिएबल नंबर कहेंगे। आइए अचर संख्या, तो गिनती की संख्या, जो नेचुरल नंबर आप पढ़ते हैं, गिनती की संख्या या होल नंबर जो है वो सबको आप कह सकते हैं कांस्टेंट नंबर, क्योंकि उसका मान कभी बदलता नहीं है। अगर 2 लिखा है तो 2 ही रहेगा, 5 लिखा है तो 5 रहेगा। अर्थात नेचुरल नंबर, गिनती की संख्या को हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट नंबर कहते हैं। और तीसरा जो पॉइंट है वह है गुणांक, गुणांक कोफिशिएंट। कोफिशिएंट किसको कहते हैं, जब वेरिएबल नंबर के साथ में, जब चर संख्या के साथ में अचर संख्या लिखी हुई हो, अर्थात गुणा के रूप में लिखी गई होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, गुणांक कहते हैं। जैसे अभी यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए इसको थोड़ा सा हम लोग समझ लें। जैसे यहाँ पर 3x लिखा है, तो इसका अर्थ ये होता है कि 3 × x, अर्थात x में 3 से गुना है, x में 3 से गुना है, इसलिए हम इसको कहते हैं कि x का गुणांक, x का गुणांक अर्थात कोफिशिएंट कितना है, तो 3 है, यानी x का गुणांक 3 है। इसी प्रकार से हम कोई भी संख्या लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि 5y लिखा हुआ है, तो 5y लिखा है, इसका मतलब कि 5 × y लिखा है, अर्थात y का गुणांक कितना हो जाएगा, 5 होगा। तो अब आप लोग गुणांक भी समझ गए होंगे कि चर संख्या के साथ में, वेरिएबल नंबर के साथ में जो कांस्टेंट यानी अचर संख्या जो लिखी गई होती है उसको हम कहते हैं क्या, गुणांक कहते हैं। तो बिल्कुल ये तीनों पॉइंट को हम लोग समझ गए। तीनों पॉइंट समझने के बाद में हम आएंगे अब रेखीय समीकरणों पर चर्चा करेंगे, रेखीय समीकरण होता। तो आइए बच्चों हम लोग रेखीय समीकरण को अच्छी तरह समझते हैं कि रेखीय समीकरण क्या है। तो रेखीय समीकरणों को जानने के लिए आप आइए अच्छी तरह समझिए, मेरी बातों को सुनिए ध्यान से, और बिल्कुल आपका क्लियर हो जाएगा कि क्या होता है। जब हम रेखीय समीकरण की बात करते हैं तो नंबर 1 पर ध्यान दीजिए। रेखीय समीकरण में जो चर संख्या होती है उसको किसी के साथ गुना नहीं रहता है, वह स्वयं एक होती है, एकल एक होती है, अर्थात उस पर किसी तरह का पावर भी नहीं होता है। रेखीय समीकरण में जो चर संख्या होती है, जो चर संख्या होती है वह x, y, z, p, q, r, s यानी किसी भी रूप में हम लिखेंगे तो इसका रूप यही होगा। अब आइए हम देखते हैं यहाँ पर
कि यहाँ पर एक्स वाई जेड पी क्यू आर है, इसमें किसी के साथ कोई गुना नहीं है, अर्थात सबके ऊपर जो है पावर जो है वो सबका पावर कितना होगा, ओनली वन, केवल एक होगा, और वो भी पावर क्या होगा कि छुपा हुआ रहेगा। ये पावर क्या रहेगा, छुपा हुआ रहेगा, केवल अक्षर दिखाई देंगे। तो हम लोग ये तो रेखीय समीकरण में चर संख्या को जान गए। अब इसके साथ में कुछ कोफिशिएंट भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए कोफिशिएंट के रूप में जैसे मान लीजिए कि यहाँ दिया है तो x ना हो करके इसके बाद में आपका यानी गुणांक के रूप में यहाँ पर 3x भी लिखा जा सकता है, या 7y लिखा हुआ हो सकता है, या 8z लिखा हुआ हो सकता है, या 9p लिखा हुआ हो सकता है। यानी इस तरह से कोई संख्या लिखा हुआ हो सकता है गुणांक के साथ। तो चर संख्या के बाद उसके गुणांक के साथ की संख्या। और तीसरी पॉइंट जो है, इस गुणांक के साथ आई हुई संख्याओं को समीकरण कब कहेंगे, तो जब अंक गणित के प्रमेय का हम प्रयोग करते हैं, अर्थात जो हम लोग हल करने के प्रक्रिया में जोड़, घटाव, गुना और भाग, ये चार प्रक्रियाओं को हम इसमें यहाँ पर शामिल करते हैं, जिसमें हम लोग को अभी गुना और भाग के बारे में नहीं जानना है, हम लोग को जोड़ और घटाव के बारे में जानना है। तो जब हम इन संख्याओं को जोड़ और घटाव अर्थात ऐड और सब्ट्रैक्ट के फॉर्म में क्या करते हैं कि जोड़ते हैं, तो जब हम जोड़ते हैं या घटाते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पर दो संख्या 3x प्लस 7y को हमने एक साथ लिख दिया, ठीक है, या मान लीजिए कि हमने इस दोनों को एक साथ में लिख दिया। अब यहाँ पर लिख दिया कि 8z प्लस क्या है तो 9p, हम कोई भी संख्या लिख दिए 8x प्लस 7p। अब यहाँ पर लिखने के बाद हम यहाँ पर ये जो रूप है इसको हम यहाँ पर 0 दे दें, या यहाँ पर 1 दे दें, या इसका रिजल्ट 2 हो जाए। तो इस प्रकार से जो आपका समीकरण यहाँ पर बन रहा है, अर्थात गुणांक के साथ आई हुई चर संख्याओं को जब हम एक साथ यानी जोड़ घटाव के साथ में हम जब 2-3 पदों को जोड़ करके लिखते हैं तो उसको हम कहते हैं बहुपद। और यहाँ पर दोनों जो संख्या है वह एकल है, अर्थात सबका पावर 1 है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि दो चर में रेखीय समीकरण, अर्थात रेखीय समीकरण जिसमें दो चर आया हुआ है। आप ऊपर देखिए, दो चर वाले रेखीय समीकरण। अब आप समझ गए कि दो चर वाले रेखीय समीकरण यहाँ पर, जैसे यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर जैसे x भी है और y भी है, तो 3x में एगो x है प्लस 7y में एगो y है, तो दो ठो चर जोड़ा करके आपका 0 हुआ है, अर्थात यह एक आपका समीकरण हो गया जिसमें दो चर आए हुए हैं। इसी प्रकार से आपका 8z और 9p में आपका z और p दो चर आए हुए हैं। इस प्रकार से दो चर वाले ये रेखीय समीकरण हैं। अब यहाँ पर है रेखीय समीकरण युग्म। युग्म का मतलब होता है जोड़ी, पेयर्स। तो अर्थात अब हम ये दो समीकरण यहाँ पर हमने 3 ठो लिखा है, मान लिया हमने ये 1 है, इसको मान लिया हमारा ये 2 है, इसको मान लिया हमने 3 है। अब हम क्या करते हैं, अगर हम इस दोनों को मिला दे एक साथ, अर्थात इतना बराबर 1 इतना बराबर 1, इस दोनों को मिला करके हम एक साथ कर देते हैं, इसको हम छाट देते हैं, तो इस दोनों को मिला करके हम कहेंगे कि रेखीय समीकरण युग्म। क्या कहेंगे, रेखीय समीकरण का युग्म, रेखीय समीकरण युग्म अर्थात जोड़ी। तो रेखीय समीकरण जब 2 और 3 इस प्रकार से पेयर के रूप में लिखे जाएंगे तो इसको हम कहेंगे रेखीय समीकरण युग्म। तो आइए बच्चों, आपने अब समझ गए होंगे कि रेखीय समीकरण युग्म क्या होता है, और रेखीय समीकरण युग्म के बाद में हम आप समझेंगे कि रेखीय समीकरण युग्म बनाते कैसे हैं। अब हम ये बनाएंगे कैसे, इसका अर्थ क्या है, ये कैसे हुआ है, तो आइए इसके बारे में हम पहले समझते हैं, इसके बाद एक्सरसाइज हम लोग तुरंत चालू करने वाले हैं। तो पहले हम लोग इस समीकरण के कुछ क्वेश्चन को हम लोग ओरली देख लें और समझ लें कि आखिर समीकरण लिखा कैसे जाता है और हल क्या है, ये कहता क्या है, ये क्या कह रहा है, 3x प्लस 7y = 0, ये क्या कह रहा है भाई। तो इस चीज को हम लोग सबसे पहले समझें। तो आइए रेखीय समीकरण के बारे में हम पहले जानते हैं कि रेखीय समीकरण कैसे होता है और रेखीय समीकरण का अर्थ क्या है। आइए
हम लोग एक कल्पना करते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि 2 किताब का और 5 कलम का मूल्य 150 रुपया है। आप गए बाजार में 2 किताब खरीदते हैं और 5 कलम खरीदे तो कितना दिए? 150 रुपया, 150 रुपया आपने दे दिया। आइए आगे देखिए, तीसरा है, फिर क्या लिख रहा है? तथा 3 किताब और 8 कलम का मूल्य 200 रुपया है। जब आप जाते हैं तो 3 किताब खरीदते हैं और 8 कलम खरीदते हैं तो आप उस स्थिति में 200 रुपया देते हैं। तो कह रहा है इसे समीकरण के रूप में लिखें। इसे समीकरण के रूप में लिखें या किताब का मूल्य या आपका कलम का मूल्य पूछा जाए, हम कैसे निकालेंगे? यहाँ पर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इसे समीकरण के रूप में लिखा जाए, या यहाँ पर हम पूछ सकते हैं कि किताब तथा कलम का मूल्य बताएं, मूल्य बताओ। अब यहाँ पर 2 सवाल आपका खड़ा हो गया कि भाई यहाँ पर हम कैसे बनाएं, कैसे हल करें। यहाँ पर तो दिया है तो कोई एगो किताब का दाम दिया नहीं है, 5 कलम दिया है, 5 कलम का तो दाम दिया नहीं है, लेकिन ये कैसे हम हल करेंगे? तो आइए यहाँ पर हम क्या करते हैं कि यहाँ पर न किताब के दाम जानते हैं और न कलम के दाम जानते हैं, तो हम मान लेते हैं कि कलम का मूल्य जब हम हल करेंगे तो मेन हमारा यहाँ पर ही आपका फोकस होगा कि यहाँ पर हमारा किताब के मूल्य नहीं जानते हैं तो लिखेंगे कि माना कि किताब का मूल्य, माना कि किताब का मूल्य हमारा 100 रुपया है और यहाँ पर मान लिया कि कलम का मूल्य हमारा कितना है? y रुपया है। तो यहाँ पर हमारे पास देखिए, सबसे पहले समीकरण बनाने के लिए हम लोग किताब का मूल्य नहीं जानते हैं, कलम का मूल्य नहीं जानते हैं, तो हमने लिख दिया कि कलम का मूल्य जो है y रुपया है और किताब का जो मूल्य है वो है 100 रुपया है। अब इसको हम लोग समीकरण बना करके कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, 2 किताब कितना है? 2 किताब है, अर्थात जो किताब यहाँ पर जो है वह x जो है वह हमारा कितना हो गया? 2 से गुना कर दिए तो हमारा क्या हो गया कि 2x इसका मूल्य हो गया, है कि नहीं? जो भी हमारा मूल्य है x उसको हम 2 से गुना कर दिए तो 2x हो गया। और यहाँ पर जो है 5 कलम का मूल्य कितना है? y रुपया, y को हम क्या कर दिए? 5 से गुना कर दिए तो प्लस में 5y और इक्वल टू में हमारा जो है 150 रुपया हम देते हैं। तो ये हमारा समीकरण हमारा 1 बन गया, जो कि एक रेखीय समीकरण है और 2 चर में बने हुए रेखीय समीकरण है। अब हम लोग आगे चलते हैं। तीसरा भाग में आप यहाँ पर देखिए, 3 किताब और 8 कलम का मूल्य दिया गया है। तो 3 किताब का मूल्य अगर दिया गया है तो हम कैसे लिखेंगे? तो 3 किताब के मूल्य के लिए हम लिखेंगे क्या? तो एगो के लिए x है तो 3 किताब के लिए 3x है और यहाँ पर आपका 8 यहाँ पर दिया है कि 8 कलम, अर्थात 1 कलम का मूल्य y रुपया है तो 8 कलम का मूल्य कितना हो जाएगा? 8y, और 8y और दोनों मिला करके हम कितना देते हैं? तो 200 रुपया देते हैं। ये हो गया हमारा समीकरण 2। इस प्रकार से हमारे पास जो रेखीय समीकरण प्राप्त हुआ, अब इस रेखीय समीकरण को ही हम लोग क्या करेंगे? हल करेंगे। तो इस रेखीय समीकरण को जब हम हल करेंगे तो हमारा यहाँ पर दोनों समीकरण तो मिल गया, और जब हम हल करेंगे तो ये हम लोग को प्राप्त हो जाएगा कि x का वैल्यू क्या है और y का वैल्यू क्या है, अर्थात उस वस्तु में किताब का क्रय मूल्य कितना है और कलम का क्रय मूल्य कितना है, कलम का मूल्य कितना है, ये हमें प्राप्त होगा। तो आइए हम लोग आगे के क्वेश्चन को हल करके अब देखते हैं। अपने पाठ्य पुस्तक पर चलते हैं। एक्सरसाइज आपका 10 क्लास और 3 एक्सरसाइज का 1 पार्ट्स। तो हम लोग का अगला एक्सरसाइज है 3.1। हम लोग का एक्सरसाइज कौन होगा? तो 3.1 होगा। 3.1 एक्सरसाइज में हम लोग पढ़ेंगे, इसमें 3 क्वेश्चन होंगे। तीनों क्वेश्चन का हमको समीकरण बनाना है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका समीकरण बनाना सीखेंगे, और तब तक ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है, अगर आपको पसंद आ रही है तो लाइक कमेंट अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू बच्चों।